एक तरह से देखा जाए तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हो जाता है और ये 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है। तो उसके समय तक जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, उसमें विशेष रूप से 1935 के अधिनियम से बहुत सारे एक्ट लिए गए। ये सारे के सारे जो एक्ट थे, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिए हैं। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास प्री कम मेंस की दृष्टि से देख रहे थे। इसमें कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को हम डिस्कस कर रहे थे। आप मेरे कहने पे मुश्किल से 10 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वीडियो मतलब कितनी गहराई से और कितना हट की चीज़ें इसमें आपको कंसेप्ट और फैक्ट दोनों मिलेंगे। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्विज प्रैक्टिस सेट करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोग 1858 की भारत शासन अधिनियम के बारे में पूरा समीक्षा किए थे। देखिए, अब इसमें अगर आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए मेंस में कुछ टॉपिक प्रश्न दिया जाता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मेंस में प्रश्न कैसे बनेगा कि महारानी की घोषणा, ठीक है, महारानी की घोषणा पत्र क्या था, महारानी की घोषणा पत्र क्या था और इसकी प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जो महारानी की घोषणा था, एक्चुअल में ये महारानी ने पढ़ा था विक्टोरिया ने ब्रिटेन में, ठीक है। अब उसी के चलते उसी को देखा देखिए यहाँ पे इलाहाबाद में लॉर्ड मिंटो ने मिंटो पार्क में पढ़ा था, ठीक है। देखिए 1861 भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत में अच्छे कार्य करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग गया कि भारत में यदि हम संवैधानिक सुधार नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो भारत में उनके शासन करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि एक बार 1857 की आंधी आती है, फिर अगर इस तरह से कोई आंधी आ जाता है, क्रांतिकारी भारत के लोग उठ खड़े होते हैं, तो ये पूरी तरह से इस बार सफाया हो जाएगा। इसलिए मतलब 1861 के अधिनियम में ये कहा गया लॉर्ड कैनिंग के कि भारत में आप अच्छा कार्य करिए, भारतीयों का दिल जीतने का प्रयास करिए। इसलिए इसे भारत में पहली बार विभागीय व्यवस्था यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होता है। ये क्वेश्चन प्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले जो विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कब किया जाता है, तो आप कहेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इस व्यवस्था से संबंधित मंत्री, ठीक, इस व्यवस्था से संबंधित मंत्रियों को अपने विभाग का उत्तरदायित्व मिलता था, ठीक, अपने विभाग का उत्तरदायित्व मिलता था। इसी के द्वारा वायसराय सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, जो आज भी अध्यादेश 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 213 राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस तरह का प्रावधान भारत परिषद शासन अधिनियम 1861 में ही देखने को मिलता है। अध्यादेश 6 माह के तक वैध था, आज भी 6 माह तक वैध है। इसी के द्वारा वायसराय की परिषद में 5वें सदस्य को शामिल किया गया और यह सदस्य विधिवेता होता था, ठीक है। 5वां सदस्य था, इसको विधिवेता के रूप में शामिल किया गया था। अब 1852 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में देखिए क्या क्या प्रावधान थे। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में भारतीयों की संख्या और अधिकार को बढ़ा दिया गया। मतलब अब ये हुआ कि जो प्रांतीय परिषदें थी या तो भारतीयों की संख्या उसमें बढ़ा दिया गया और केंद्रीय विधान परिषद था उसमें भी भारतीयों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसी दौरान भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होता है, तो भारत चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1892 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसी के द्वारा परिषद के सदस्यों का चुनाव जिला बोर्ड, ठीक है, जिला बोर्ड के सदस्यों प्लस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया जाता था। जो 1892 का चार्टर एक्ट आता है उसमें जो है कि परिषद के सदस्य थे, ठीक है, उनको जिला बोर्ड के द्वारा, ठीक है, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय के छात्र थे वो चुने जाते थे। इस तरह का प्रावधान आप जानते होंगे, जो इस समय विधान परिषद में चुने जाते हैं। इस तरह का कुछ प्रावधान है वहाँ पे राज्यपाल के द्वारा। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल समझा दूंगा वहाँ पे कैसे किस तरह से लोकल बॉडी से विधान परिषद में और राज्यसभा में लोग चुन करके जाते हैं। इस उद्देश्य से भारतीय सदस्यों को पहली बार जो है कि प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन ये पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा और सामने वाला उसका सटीक उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप फिर
पलट करके उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, मतलब अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। बजट पर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती थी और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1892 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब इसमें कुछ और सुधार करके 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, ठीक है। इसको सांप्रदायिकता का आप समझ लिए कि पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था, जबकि लॉर्ड मिंटो भारतीय वायसराय था, ठीक है। मार्ले मिंटो मतलब मार्ले भारत सचिव था। भारत सचिव कहने का वहाँ के ब्रिटिश में मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता था, जो भारत सचिव होता था भारत परिषद का। लॉर्ड मिंटो उसमें भारतीय वायसराय था। इसी के दौरान भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर प्रथम निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किया जाता है, ठीक है, की गई। निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। इसके तहत निर्वाचन मंडल बनाया गया और यह अधिकार सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया। देखिए, निर्वाचन सांप्रदायिकता के आधार पर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान ली मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए आपने सीट को रिजर्व कर दिया, तो वही व्यक्ति उस सीट पर से इलेक्शन लड़ेगा और मात्र उन्हीं लोगों को वोट देने का भी अधिकार होगा। कहने का मतलब है कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसे कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे सीटों को रिजर्व कर दिया गया कि उसी कम्युनिटी से लोग उठेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे और उसी कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। जो जनरल अन्य व्यक्ति है उसमें ना तो चुनाव लड़ सकता है, ना ही वोट दे सकता है, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। इसी एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में पहली बार, ठीक है, भारत परिषद में पहली बार जो है कि केसी गुप्ता, ठीक है, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी नामक 2 सदस्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। इसी एक्ट में जो है कि वहाँ पे भारत परिषद अधिनियम था जिसका सचिव होता था, ठीक है। इसमें लॉर्ड मार्ले सचिव था ना, मिंटो भारत का वायसराय था। तो उसी परिषद में जो कि एक हुसैन बिलग्रामी और एक केसी गुप्ता जी को इसमें शामिल किया जाता है। इसी के द्वारा भारत में स्थित वायसराय की जो कार्यकारिणी में सर्वप्रथम भारतीय एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ भारत के फेवर में भी था ये, क्योंकि एसपी सिन्हा को गवर्नर यहाँ पे वायसराय की कार्यकारी परिषद में, भारत सचिव में 2 अन्य व्यक्तियों को वहाँ पे बिलग्रामी की और केसी गुप्ता जी को शामिल किया जाता है। अब 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में देखिए। इसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था और मोंटेग्यू भारत सचिव था। इसे में सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। देखिए, आगे बात लिखा भी है। लॉर्ड मोंटेग्यू भारत सचिव था इस समय और चेम्सफोर्ड भारत वायसराय था। भारत सचिव मोंटेग्यू ने वर्ष 1917 ईस्वी में भारत के सुधारों के लिए एक घोषणा की, जिसे मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता था। इसे भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने की बात कही गई, ठीक है, की गई। उत्तरदायी शासन एक नहीं बल्कि कई चरणों में भारतीयों को मिलता था और दूसरे चरणों का शासन तभी मिलता था जबकि पहले चरण में भारतीयों को सकारात्मक प्रगति हो चुकी है। मतलब कहने का है कि आपको प्रगति तभी दी जाएगी जब इसके पहले जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसमें आप सही खरे उतरें, उसको सही से इम्प्लीमेंट करें, उसको आप अपनाने के काबिल हो जाएं। लेकिन इस प्रगति की समीक्षा ब्रिटिश सरकार को ही करनी थी, इसलिए यह भी ब्रिटिश सरकार के मात्र छलावा था। छलावा कहने का मतलब ये था कि भाई जो अधिकार दे रहा है वही उसकी समीक्षा भी कर रहा है। समीक्षा करने वाले किसी तीसरी एजेंसी को रखो, वो जांच पड़ताल कर करके बताए, ठीक है। आप देखे होंगे रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी अलग होती है, उसकी एग्जाम कराने वाली एजेंसी अलग होती है। वर्ष 1918 ईस्वी में भारत सचिव मोंटेग्यू भारत आए और भारतीय वायसराय और चेम्सफोर्ड से मिलकर मुलाकात करके 1918 ईस्वी में ही भारतीय सुधारों की एक घोषणा की। कर इसी को वर्ष 1918 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कहा गया और यह घोषणा 1919 के भारत शासन अधिनियम का आधार बना, ठीक है। मोंटेग्यू घोषणा पत्र आता है। इसी के आधार पर एनी बेसेंट ने अपना लक्ष्य पूरा मार्क करके होम रूल लीग त्याग देती हैं, ठीक है। होम रूल लीग एनी बेसेंट सबसे पहले बंद कर देती हैं। मोंटेग्यू घोषणा को आधार मान करके मोंटेग्यू घोषणा में था कि अब ब्रिटिश सरकार का ये ध्येय होगा कि भारत में संवैधानिक सुधार किया जाए और एनी बेसेंट कहती है कि ठीक है, जो मेरा कार्य था कि ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधार करे और ये कार्य ब्रिटिश सरकार कर रही है जैसे भी हो, तो इसको आधार मान करके एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग को बंद कर देती हैं, ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 2 होम रूल लीग भारत में स्थापित किया गया था, भारत में संवैधानिक सुधारों की भारतीय जनता तक प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार कमिश्नर की पद की स्थापना की गई और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन
को लागू कर दिया गया। 1919 अधिनियम की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब है जो विषय था उस विषय को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग तो आरक्षित था, ठीक है, जिसपे गवर्नर जनरल शासन करता है, और दूसरा हस्तांतरित था, ठीक है, हस्तांतरित जिसपे राज्यों की विधान मंडल या विधान परिषद, ठीक है, राज्यों की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वो शासन करती थी। ये गवर्नर जनरल के लिए एक विषय था, दूसरा विषय आपका राज्यों को जो विधान परिषद थी उसको हस्तांतरित होता था। इसी को द्वैध शासन कहा गया है। के द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, तो लियोनस कार्टियस को। उसकी पुस्तक डाई आर्की थी, ठीक है, डाई आर्की उसकी पुस्तक है लियोनस कार्टियस की, उसमें इस बात की चर्चा करता है द्वैध शासन की। द्वैध शासन करने का मतलब है कोई एक विषय है उसको दो लोगों में हस्तांतरित कर दिए करके। इस द्वैध शासन के द्वारा प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विषय थे, न्याय था, पुलिस था, वित्त था, ठीक है, भूमि वगैरह था, इस सब सारा का सारा आरक्षित विषय था और ये किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास होता था। जबकि हस्तांतरित विषय के तहत शिक्षा था, स्वास्थ्य था, साफ सफाई था, ठीक है, इस तरह की बातें इसमें थे। और आरक्षित विषयों का शासन करने का अधिकार वायसराय की कार्यकारी परिषद के पास था, ठीक है, ये बात आपने ऊपर बोला था। जबकि हस्तांतरित विषय का अधिकार जो है कि भारत परिषद और भारतीयों के पास था, ठीक है। इसके तहत सांप्रदायिकता के आधार पर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा गया, ठीक है। अब यह मतलब जो 1909 के सांप्रदायिक 9 में मिंटो मार्ले अधिनियम था उसमें केवल मुस्लिमों तक था। अब इसमें इसको सिखों को, ईसाइयों को, ठीक है, देखिए किसको सिखों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का सुविधा प्रदान कर दिया गया। इसी के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन मताधिकार काफ़ी सीमित था। देखिए इस समय तक 1919 तक भारत में जो भी मतदान का अधिकार होता था वो पैसा और शिक्षा के आधार पर, ठीक है, पैसा, आपकी संपत्ति कितनी है, आप शिक्षित कहाँ तक हैं, उसके आधार पर लोगों के पास शिक्षा देने का अधिकार था। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था जैसे आज है, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार उस समय नहीं था। भारतीय पुरुषों को भी मताधिकार मिलता था और इसमें निम्न आधार दिए गए थे। जो भारत में पुरुष थे उनको मताधिकार, निम्न अधिकार था, जिनकी आय जो है कि वार्षिक 15,000 से अधिक हो, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को 10,000 वार्षिक कर के रूप में देता था। जो नवाब या शासक रहता था उसको भी मत देने का अधिकार दिया जाता था, जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि मिल गई थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जिसको विशेष उपाधि दी थी, जैसे कि कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को, राय साहब की उपाधि राजेंद्र प्रसाद जी के जो भाई साहब थे महेंद्र प्रताप, उनको दिया गया था इस तरह की उपाधियाँ। अब 1935 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सामान्य परिचय क्या है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। अब इसमें जो है कि 14 भाग और 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ शामिल थी, ठीक है। यहाँ से लगभग 250 से ऊपर अनुच्छेद सीधे सीधे भारत की संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया, थोड़े बहुत संशोधन करके। इसी अधिनियम में अपनी मूल प्रस्तावना नहीं थी। इसकी खासियत ये थी कि मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि इसकी अपनी प्रस्तावना नहीं थी, ठीक है। 1919 की प्रस्तावना को इसमें चिपका दिया गया था। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इस अधिनियम का मुख्य आधार निम्नलिखित था, ध्यान से सुनिएगा। 1935 का अधिनियम का अपनी जो अनुच्छेद था उसके आधार पर प्रस्तावना नहीं तैयार किया गया 1919 का अधिनियम में जो प्रस्तावना तैयार किया गया था उसी प्रस्तावना को इसमें जोड़ दिया गया। आइए 1935 के भारत परिषद अधिनियम का आधार क्या था। इस अधिनियम का आधार देखिए कई सारे थे। देखिए ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में आती है, ठीक है, उस पर चर्चा करने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसी सम्मेलन का परिणति होकर के आपका भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है। मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928 थी, उसके आधार बनाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्रों की रिपोर्ट आदि के आधार को बनाया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम को तैयार करने के लिए।
उपयुक्त रिपोर्टों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के अधीन एक समिति बनाई और इसी समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक बना करके, ठीक है, ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था, इसी के अध्यक्षता में जब तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किए जाते हैं और समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उसी को आधार बना करके एक विधेयक बनाया जाता है और ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। इसी को कालांतर में 1935 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया और इसके जो प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसके तहत शासन के अधिनियम के जो प्रावधान क्या कहते हैं, ठीक है, भारत में शासन के अधिनियम के प्रावधान कहते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, एक केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, एक अखिल भारतीय संघ बनाने में, ठीक है, द्वैत शासन, ठीक है, जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, ठीक है, मतलब केंद्र में द्वैत शासन, ये केंद्र लिखा है, केंद्र है, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। एक अखिल भारतीय संघ को बनाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, जिसका मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर, ठीक है, जो एक इस अधिनियम के तहत 1935 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, उसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे, ठीक है, इनको बनाया गया था। एलिजा एम्पे जो 1773 का एक्ट के तहत एक बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनाए जाते हैं और 1935 अधिनियम के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक की जाती है दिल्ली में, संघीय न्यायालय जिसको कह लीजिए, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं मॉरिस गोयर थे। सर्वप्रथम जो है कि 2 भारतीय सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और 2 भारतीय कौन कौन से हैं, M.R. जैकब, ठीक है, पूछा गया है, और M.S. सुल्ताना, ठीक है, मोहम्मद शहजाद सुल्ताना पूरा नाम है इनका। M.S. जैकब और M.S. सुल्तान को जो कि न्यायाधीश का परिषद था उसमें शामिल किया जाता है। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को कई बार पूछा गया है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी इसके कब किया जाता है, 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। एक अखिल भारतीय संघ को जो बनाने का इसमें प्रावधान था उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए करके। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई गई और यह योजना 11 ब्रिटिश प्रांतों, ठीक है, 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा तत्कालीन भारत में विद्यमान 6 कमिश्नरों, ठीक है, 6 कमिश्नरियों को मिला करके बनाना था। इसमें रियासतों के ऊपर, ठीक है, इनमें रियासतों के ऊपर यह निर्भर करता था कि वे संघ में शामिल भी हो सकती थी या नहीं, ठीक है, मतलब हुआ कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरियाँ थी उनको शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन जो उस समय लगभग 565 देसी रियासतें थी, मतलब छोटे मोटे जो रजवाड़े थे जिनकी खुद की अपनी आर्मी होती थी, खुद की अपना मुद्रा होता था, ठीक है, अब उनके ऊपर निर्भर करता था कि ये रजवाड़े हैं जो रियासतें थी इसमें संघ में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है, तो कोई भी रजवाड़े या कोई भी देसी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई और ये भारत एक अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। फलतः जब इस योजना को क्रियान्वित करने की बात की गई, ठीक है, तब आई, ठीक है, तब रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और योजना लागू नहीं हो पाई। भाई कोई भी अपना राज्य छोड़ करके किसी अन्य राज्य में शामिल होना थोड़ी नहीं चाहेगा, लोग नहीं शामिल हुए, नहीं बना। केंद्र में द्वैत शासन की थोड़ी सी इसमें चर्चा किया गया, मतलब जो राज्यों में द्वैत शासन था उसको हटा दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो सर्वप्रथम केंद्र में द्वैत शासन, वही द्वैत शासन जो विषय को 2 भागों में बांट दिया जाता है और केंद्रीय विषयों को भी 3 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, केंद्र में जो विषय थे उसको सर्वप्रथम अब 3 भागों में बांटा जाता था। द्वैत शासन करने का मतलब शासन करने के जो विषय थे अब यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है। एक केंद्रीय सूची या संघ सूची जिसमें 59 विषय को रखा गया था। एक राज्य सूची था उसमें 54 विषयों को रखा गया। अवशिष्ट सूचियाँ थी जिसमें 36 विषय को रखा गया, जिसको समवर्ती सूची भी आप कह लीजिए। समवर्ती सूची कहिए, अवशिष्ट सूची कहिए, इसमें 36 विषय था। राज्यों के पास 54 विषय था और केंद्र के पास 59 विषय थे। इस अधिनियम के द्वारा
वर्ष 1919 में प्रांतों में लागू की गई, ठीक है। 1919 में प्रांतों में लागू की द्वैध शासन व्यवस्था को अब प्रांतों से समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, जो प्रांत में द्वैध शासन था, मैंने आपसे ऊपर बोला था कि समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। अन्य प्रावधान क्या थे? इस अधिनियम के द्वारा सिंध और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा लिखा है, उड़ीसा नामक नवीन प्रांतों की स्थापना की गई और इसी के द्वारा केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। अगर स्वतंत्रता से पहले आपसे कोई पूछता है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, तो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा इस समय इसका नाम हुआ है। मतलब ये हुआ कि 1936 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत का गठन होता है और भाषा के आधार पर, ठीक है। और आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर होगा। आज़ादी से पहले आपसे कोई पूछ रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य तो उड़ीसा हो जाएगा और आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आइए, आलोचना क्या है, मतलब 1935 के अधिनियम की कुछ कमियां थी उसके बारे में। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा हिस्सा था 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया है, ठीक है। करके यहाँ से लगभग 2/3 हिस्सा हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस समय इस अधिनियम की आलोचना पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना व अन्य नेताओं ने किया था, ठीक है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसकी जो आलोचना पूरी के पूरी कांग्रेसी, पूरी सारी जनता भी, भारतीय जनता भी करती है, मोहम्मद अली जिन्ना भी करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हम इसी अधिनियम से लगभग 2/3 यानी 66% भाग अपना लेते हैं। यह अंग्रेजों का अधिनियम द्वैध शासन से भी खराब था, ठीक है। अन्य नेताओं का था, ठीक है, ये कहना था कि अंग्रेजों का द्वैध शासन से भी ज़्यादा खराब, इस तरह का सभी लोग आलोचना करते हैं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में थोड़ा सा देखिए चर्चा करते हैं। करके माउंटबेटन योजना, ठीक है, 3 जून 1947 को ये पेश हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर एक विधेयक ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को अधिनियमित कर दिया गया, ठीक है। और इसी के अनुसार भारत व पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाते हैं, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को मनाता है। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, जो पाकिस्तान के पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया जाता है। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जबकि पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। मतलब आज़ादी के बाद जब भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित हो जाता है तो वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद रह जाता है। और यह जो है कि 26 जनवरी 1950 तक रहता है। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है तो उसी समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, जो सी राजगोपालाचारी भारत के पहले, ठीक है, मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही रहते हैं, राजगोपालाचारी। और इनको हटा करके, मतलब जैसे गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय, और राष्ट्रपति का पद उस समय लागू हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के मतलब एक गवर्नर जनरल रहते हैं इसमें। देखिए, अब बंगाल के नवाबों का इतिहास के बारे में कल देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।